हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जो आपके सब्जेक्ट चलने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसकी अपन बात करने वाले हैं। आईसीआर की जो 6 डीन कमेटी है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट है वो आपके चेंज हुआ है। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है जहाँ पे 6 डीन कमेटी का जो सिलेबस है वो लागू हो गया है, तो उनको ये सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। नया सब्जेक्ट है और इसकी अपन आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास अपनी ये रहने वाली है। तो चलिए आज अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं, जो सबसे पहला टॉपिक आपके दे रखा है, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स। जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसका भारत के अंदर क्या स्कोप है, या कह सकते हो कि क्या स्टेटस इसका है, वर्तमान में क्या उसका स्टेटस है, और जो अलग अलग स्टेट है उनके अंदर एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है। तो ये अपनी फर्स्ट क्लास रहने वाली है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नेशनल ओवरव्यू की। अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर की कि नेशनल व्यू के हिसाब से जो अपना राष्ट्रीय योगदान क्या है, जीडीपी के अंदर योगदान क्या है एग्रीकल्चर का, उसकी अपन बात करते हैं। कितना ये एम्प्लॉयमेंट देती है, क्या इसका स्टेटस है। तो चलिए देखते हैं अपन। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसकी आप उसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, या रीढ़ आप उसको कह सकते हो, बैकबोन आप उसको कह सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जो 50% के अराउंड जो पीपुल है उनका जो जीवन यापन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, खेती पे डिपेंड होता है। तो ये जीडीपी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और बैकबोन भी अपन इसको इंडिया की कह सकते हैं दोस्तों। तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 42 to 45% ऑफ द पॉपुलेशन। बैकबोन अपन ने कह दिया, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है वो 42 से 45% जो लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाती है, उनको एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लगभग 42 से 45% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको पीपीटी देखने को मिलेगी। तो यानी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जैसे ही वो कॉलेज के अंदर जाते हैं तो उनको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ाया जाता है तो वो डर जाते हैं। तो उनके लिए हमने मेहनत की है। तो मैं चाहता हूं कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जो भी कॉलेजेस ग्रुप है या कॉलेज के जो फ्रेंड है, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट हैं उनको आप शेयर करें क्लास को। तो चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की। इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 15 to 18% टू द नेशनल जीडीपी। और जो अपने देश की जीडीपी है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर है वो 15 से 18% है, वो कंट्रीब्यूट करती है। although its share has declined with the industrialization। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि अगर उद्योग खुलेंगे, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, तो एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, कम होती जाएगी। उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी जीडीपी में, उसका शेयर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 15 से 18% का योगदान करती है। हालांकि औद्योगिकरण के साथ साथ इसका हिस्सा है वो घटा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अपनी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम होती जा रही है, तो उससे इसका शेयर है वो भी कम होता जा रहा है। इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन एंड पल्सेज। जो भारत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी क्रॉप के उत्पादन में। जैसे आप कह सकते हो राइस, चावल है, या धान आप कह सकते हो, गेहूं है, गन्ना है, कपास है और दालें हैं। इनमें ये प्रमुख रोल प्ले करती है, या अपन कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत सारा प्रोडक्शन है ये करती है। तो अपनी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर है वो बहुत ही आगे है भाई। द कंट्री इज ऑल्सो एज ए लीडिंग ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेज, टीज एंड कॉटन। और जो भारत देश है वो बहुत सारे जो अपने, जैसे आप कह सकते हो स्पाइसेज जो है, मसाले वाली जो फसलें हैं या मसाले हैं, उनके एक्सपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टी है, चाय है, इसके अलावा कॉटन है। देश मसाले, चाय और कपास का भी प्रमुख वैश्विक निर्यातक है। सबसे ज़्यादा अपन एक्सपोर्ट करते हैं ये तीनों चीज़ें, मसाले हैं, चाय है, कपास है। वाटर स्केरिसिटी, यानी जैसे जैसे पानी की कमी हो रही है, स्मॉल
लैंड होल्डिंग, जैसे अपनी जो ज़मीन है उसकी साइज़ है वो घटती जा रही है, क्योंकि एक तो क्या हो रहा है, फैमिली साइज़ है वो बढ़ रही है, फैमिली साइज़ बढ़ रही है तो जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, उद्योगीकरण बढ़ रहा है, तो उससे भी एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड सॉइल डिग्रेडेशन, इसके अलावा जो भूमि है वो अपनी उपजाऊ नहीं है, धीरे धीरे वो खराब होती जा रही है, या मृदा क्षरण के कारण है मृदा है वो खराब होती जा रही है। आर द सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर, ये जो कारण है वो एग्रीकल्चर है अपनी उसको चुनौती दे रहे हैं। भाई प्रॉब्लम अपने क्या क्या आ रही है, एक तो पानी की कमी आ रही है, लैंड साइज अपनी है वो छोटी होती जा रही है, सोयल डिग्रेडेशन है वो होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे अपना प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। जल संकट, छोटे जोत वाले खेत और मृदा क्षरण भारतीय कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती है। इरेटिक वेदर patterns due to climate change have also affect crop production in many regions। जलवायु परिवर्तन, जैसे ही क्या होता है, कई बार आजकल आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर बरसात आती है, या जब उनकी सीजन नहीं होती तब भी बरसात आ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, क्रॉप है वो खराब हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है, तो उससे भी प्रोडक्शन पे काफ़ी है वो इफेक्ट पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मौसम पैटर्न ने कई क्षेत्रों में फसल उत्पादन को भी प्रभावित किया है, जैसे ओलावृष्टि हो गई, इसके अलावा ज़्यादा बारिश हो गई बिना मौसम के, जब मौसम नहीं है, बारिश की सीजन नहीं है, तब भी बारिश हो गई, तो उसके कारण है वो फसल है वो खराब होती जा रही है। तो ये तो अपन ने देखा इंडियन कंडीशन में, यानी एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है देश के अंदर, वो अपन ने देखा। अब अपन देखने वाले हैं स्टेट वाइज, यानी राज्य के अनुसार जो एग्रीकल्चर है उसका क्या स्टेटस है, वो अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं पंजाब की। पंजाब और हरियाणा, जिसको धान का या अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है या फर्टिलाइजर है वो वहीं पे यूज किए जाते हैं भाई, इससे वहाँ का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। नॉन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, यानी आप इसको क्या कह सकते हो, भारत का अन्न का भंडार कह सकते हो। ग्रेनरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेनरी ऑफ इंडिया है वो कौन से स्टेट को कहा जाता है, पंजाब और हरियाणा को। दीज स्टेट्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट एंड राइस, और ये जो स्टेट है उनके अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं है और वो चावल है, ये उत्पादित किए जाते हैं। भारत का अन्न भंडार इसे कहते हैं, और ये जो राज्य हैं वो गेहूं और धान का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं, दीज स्टेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन, जो हरित क्रांति है उसका सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो इन्हीं स्टेट को हुआ है। बट फेस चैलेंज लाइक सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर ओवर यूज, यानी इसके अंदर एक तो मृदा क्षरण है, उससे भी इसको बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी है। इन राज्यों को हरित क्रांति से लाभ हुआ है, लेकिन अब मिट्टी का क्षरण और जल का अत्यधिक उपयोग जैसी समस्याएं हैं वहां पे भी आने लगी है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेट की अपन ने बात कर ली, पंजाब और हरियाणा, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो अपने व्हीट है, इसके अलावा धान है या राइस आप कह सकते हो, वो ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। और जो उत्तर प्रदेश है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, जो खाने वाली अपनी फसलें हैं, खाद्य फसलें हैं, फूड ग्रेन से मतलब है खाद्य फसलें, तो उनका ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। पर्टिकुलरली राइस, व्हीट एंड शुगर केन, ये तीनों चीज़ें हैं वो सबसे ये ज़्यादा उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। टोटल की बात कर रहे हैं अपन, पर्टिकुलर एक क्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं, सारी क्रॉप मिलाकर सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न है वो यूपी प्रोड्यूस करता है। विशेष रूप से धान, गेहूं और गन्ना ये प्रोड्यूस करता है। द स्टेट फेस इश्यूज लाइक इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम एंड स्मॉल फार्म साइज, यानी यहाँ पे भी जो इरिगेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, या कह सकते हो कि पानी की कमी है उसके कारण। इसके अलावा स्मॉल फार्म साइज, जो लैंड है या जो खेत का आकार है वो छोटा है, जिसके कारण यहाँ पे भी प्रॉब्लम है वो आती है। राज्य को सिंचाई प्रणालियों की असमता और छोटे खेतों जैसी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ कॉटन,
सुगर कैन एंड फ्रूट लाइक ग्रेप्स एंड ऑरेंज। महाराष्ट्र है वो किस लिए जाना जाता है भाई? एक तो कॉटन के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए, सुगर केन गन्ने के उत्पादन के लिए, और बहुत सारे फल फ्रूट्स लाइक जैसे अंगूर है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, संतरा है, तो इनके उत्पादन के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र कपास, गन्ना और अंगूर व संतरे जैसे फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सबसे ज़्यादा ये राइस उत्पादित करता है, जूट, इसके अलावा मछली, एंड आल्सो ग्रो टी इन दार्जिलिंग। चाय के जो बागान है दार्जिलिंग के अंदर वो भी इसमें सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी बंगाल धान, जूट और मछली का प्रमुख उत्पादक है और दार्जिलिंग में चाय की खेती भी करता है भाई। यानी चाय आपको है वो चाय आप पीते हो, सबसे ज़्यादा जो चाय है वो कहाँ से इंपोर्ट होती है? दार्जिलिंग से होती है। फ्लड्स ड्यूरिंग मानसून आर द रेगुलर चैलेंज अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और वहाँ पे क्या होता है पश्चिम बंगाल में, लगभग हर सीजन के अंदर आपने पेपर में पढ़ा होगा कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो ज़्यादा पानी के कारण वहाँ की सारी फसलें हैं वो खराब हो जाती है, तो बाढ़ वहाँ के लिए एक चुनौती बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेट है अपने पास में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दीज स्टेट आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, टोबैको एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ये राज्य धान, कपास, तंबाकू और बागवानी फसलों के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। पहला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमेस्टर में आपके जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये टॉपिक है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसमें से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो आपको सारे स्टेट वाइज कौन सा है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है वो आपको ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए ये क्लास है। दोनों जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो इंग्लिश में पढ़ना है वो प्रीफर करें। सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छी मानी जाती है, या एग्जामिनर जो आपका है कॉपी आपकी जो चेक होगी उसमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने आंसर लिखा है तो उसको वो अच्छा मानता है, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए जो पीपीटी अपनी है यहाँ पे वो हिंदी और इंग्लिश, यानी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको आसानी हो, डिफिकल्टी ना हो पढ़ने के अंदर, तो इस हिसाब से तैयार की गई है। Despite and adopting modern techniques, water scarcity remains a challenge, especially within overuse of groundwater। आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बावजूद जल संकट एक चुनौती बना हुआ है, विशेष रूप से भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के कारण यहाँ पे भी वाटर की जो कमी है वो बन जाती है भाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु इज नोन फॉर इट्स राइस एंड शुगर कैन प्रोडक्शन। यहाँ पे राइस है, धान है और शुगर कैन गन्ना है वो प्रोड्यूस किया जाता है, अलोंग विथ ए स्ट्रॉन्ग डेयरी एंड पोल्ट्री सेक्टर। इसके साथ साथ में जो तमिलनाडु है वहाँ पे डेयरी का भी एक अच्छा स्कोप है, यानी दूध उत्पादन है वो भी किया जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री मुर्गी पालन है वो भी किया जाता है। तमिलनाडु धान और गन्ने के उत्पादन के साथ साथ एक मजबूत दूध और पोल्ट्री उद्योग के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेट है अपना राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। तो राजस्थान की अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सी फसलें हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो एग्रीकल्चर इन राजस्थान इज लार्जली रेन फेड। आपको भी पता है राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, तो पानी की कमी के कारण जो खेती है वो वर्षा पे आधारित होती है, मेकिंग इट वल्नरेबल टू ड्रॉट्स। राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है, जिससे ये सूखे के प्रति संवेदनशील होती है। द स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेज लाइक कुमीन एंड कोरिएंडर अलोंग विथ व्हीट एंड पल्सेज। यानी राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है भाई? जो अपनी मसाले वाली फसलें होती है वो ये प्रोड्यूस करता है। ये राज्य गेहूं और दालों के साथ साथ जीरा और धनिया जैसी मसालों का प्रमुख उत्पादक है, और यहाँ पे ये जो मसाले हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मसालों में भी स्पेशली कौन सा? जीरा है और धनिया है। जैसे जालोर साइड है वहाँ पे जीरा होता है, तो सबसे ज़्यादा जीरा उधर ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो राजस्थान के बारे में ये बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ की जो खेती है वो वर्षा पे आधारित होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मसाले वाली फसलें हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केरला की। केरला एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाई प्लांटेशन एंड क्रॉप्स लाइक रबर, कोकोनट, टी एंड कॉफ़ी। केरला की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे जो प्लांटेशन क्रॉप है
वो यहाँ पे बागानी जो फसलें हैं वो ज़्यादा लगाई जाती है, जैसे रबड़ है, कोकोनट है, टी है एंड कॉफ़ी है। केरल की कृषि मुख्य रूप से रबड़, नारियल, चाय और कॉफ़ी जैसी बागानी फसलें उसमें शामिल है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस स्पाइसेस लाइक कार्डेमोन एंड पाइपर एंड मेकिंग इट्स हब फॉर स्पाइस कल्टीवेशन। और ये जो राज्य है वो स्पाइसेस जो फसलें हैं, अपनी मसाले वाली फसलें हैं, वो भी प्रोड्यूस करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। राज्य इलायची और काली मिर्च जैसी मसालों का भी उत्पादन करता है, जिससे ये मसाला उत्पादन का केंद्र बना हुआ है, हब बना हुआ है। तो आप कह सकते हो जो केरला है वो एक तो बागवानी जो फसलें होती है वो प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ में मसाले वाली फसलें हैं वो ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की, एमपी की। मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन एंड पल्सेज। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा भाई क्या प्रोड्यूस किया जाता है, एक तो सोयाबीन प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, इसके अलावा दालें वहाँ पे, पल्सेज जो दलहनी फसलें होती है वो वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज एग्रीकल्चरल आउटपुट। मध्य प्रदेश सोयाबीन और दालों का प्रमुख उत्पादक है जो भारत की कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। However, the state faced challenges like poor infrastructure and limited market access for farmers। एक तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, इसके अलावा मार्केट है वो फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जिसके कारण फार्मरों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने बिहार की। बिहार इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज, बट इट्स एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर डेवलपमेंट। यानी जो इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर डेवलपमेंट ही चल रहा है, डेवलप्ड अभी ये नहीं हुआ है। और बिहार का तो आपको वैसे भी पता है, यहाँ पे वीट है, राइस है और मेज है, ये ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। बिहार धान, गेहूँ और मक्का का प्रमुख उत्पादक है और यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है एग्रीकल्चर का वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पे भी कभी कभी बाढ़ आ जाते हैं, यहाँ पे इरिगेशन है वो सिस्टम है वो पुअर है, अच्छा नहीं है, जिसके कारण भी यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो उत्पादन है वो कम होता है। तो ये अपन ने मोटी मोटी बात की है अपने फर्स्ट टॉपिक की। आई होप आपको जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। इसके साथ में आप लोगों को मैं बता दूं जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उस उनके लिए इम्पैक्ट एजुकेशन हब है वो फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करवा रहा है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में चलने वाले हैं उनके सभी सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो आपको इसमें मिलने वाली है। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इम्पैक्ट एजुकेशन हब है, उसका एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इम्पैक्ट एजुकेशन हब उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और ये जो पूरा कोर्स है वो आपको मिलने वाला है मात्र 999 रुपये में। जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट चलने वाले हैं वो आपको 999 रुपये में मिलने वाले हैं। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9784818826। इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।